हाय गाइस, मैं मनोज शर्मा। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास का समरी सिविल सेवा के परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। आज मैं आप लोगों को आधुनिक भारत का समरी बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहास का अध्ययन हम क्यों करें। इतिहास का कंट्रीब्यूशन, योगदान सिविल सेवा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के प्रमुख सेगमेंट के रूप में किस तरह है। तो हम ध्यान देते हैं कि कोई भी हम प्रतियोगी परीक्षा दें, चाहे वह सिविल सेवा हो जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली हो, या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली हो, या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उन सभी में सामान्य अध्ययन का जो सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट में इतिहास का बहुत बड़ा योगदान होता है। अतः इतिहास को हम सामान्य अध्ययन के लिए आवश्यक रूप से पढ़ना है हमें। अब आते हैं कि इन तीनों सेगमेंट में किन सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो इन तीनों सेगमेंट में हमें आधुनिक भारत पर निस्संदेह रूप से ज्यादा ध्यान देना होगा। अब हम आते हैं कि किस तरह तीनों को अलग अलग सेगमेंट में, यानी कि भारतीय इतिहास को तीन अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है। तो सबसे पहले कोई नया चीज नहीं है, हम जो वर्तमान में देख रहे हैं वही प्राचीन काल में था, वही मध्यकाल में था, वही आधुनिक काल में था। तो क्या देखते हैं भाई, तो इतिहास में प्रमुख रूप से क्या क्या है, 5 सेगमेंट प्रमुख है। क्या क्या भाई, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस पर आधारित अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। तो ये सारी सेगमेंट प्राचीन काल में भी आपको मिलता है, मध्यकाल में भी मिलता है और आधुनिक काल में भी मिलता है। जिस तरह आपकी टेक्नोलॉजी होगी उस तरह आपकी अर्थव्यवस्था होगी, जिस तरह अर्थव्यवस्था होगी उस तरह आपका अर्थव्यवस्था के साथ साथ क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, सोशल सिस्टम होगा, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होगा। अब कैसे भाई, तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था हमारी कैसी थी, बताया था मैंने कि इंस्ट्रूमेंट पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था कमजोर थी, राजनीतिक व्यवस्था भी कमजोर थी, सामाजिक व्यवस्था भी कमजोर थी, और हमारा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन माने साम्राज्य का विस्तार भी शून्य था। अब हम आते हैं यहां पर आधुनिक काल में, उसी को देखते हैं किस तरह भाई। तो लास्ट में जो मध्यकाल में हम देखें कि किसने शासन शुरू किया, शासन किसने शुरू किया, तो मोहम्मद गोरी से शासन व्यवस्था का शुरुआत होता है। भारत में मोहम्मद गोरी से मुस्लिम शासन व्यवस्था की शुरुआत। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। मुगल वंश में यद्यपि कि कुछ समय के लिए हुमायूं के बाद ठहराव आता है, लेकिन पुनः अकबर के काल में मुगल शासन व्यवस्था रीएस्टैब्लिश होती है और यह निर्बाध रूप से 1707 तक चलती है। कारण क्या था कि केंद्रीय शक्ति मजबूत थी। ध्यान देने वाली बात है कि चाहे कोई भी शासन का व्यवस्था हो, चाहे राजतंत्रीय व्यवस्था हो, चाहे गणतंत्रीय व्यवस्था हो, चाहे प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, सभी व्यवस्था में यदि केंद्रीय शक्ति मजबूत होती है तो क्षेत्रीय शक्तियां शांत रहती हैं, और केंद्रीय शक्ति जब कमजोर होती है तो क्षेत्रीय शक्तियां सर उठाने लगती हैं, और इसके साथ साथ विदेशी शक्ति भी आग पर हमलावर हो जाती है। यह हम लोग प्राचीन काल में भी देखें
मध्यकाल में भी देखे और आधुनिक काल में भी देखे। आधुनिक काल में क्या देखते हैं भाई, तो 1707 तक केंद्रीय शक्ति मुगल राजवंश के अधीन काफी मजबूत अवस्था में थी। लेकिन 1707 के बाद क्या स्थिति आता है, 1707 के बाद करीब 14-15 मुगल शासक हुए, लेकिन सभी कमजोर हुए। यानी कि केंद्रीय शक्ति क्या हो गया, कमजोर हो गया। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर कमजोर हो गया। केंद्रीय शक्ति में कौन थे, मुगल थे, और इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के तरफ से मराठा अपनी शक्ति में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर रहे हैं। और इसी समय विदेशी आक्रांता भारत में पहुंचना शुरू कर दिए थे। पहुंचना तो 1498 से ही शुरू हो गया था। सबसे पहले 1498 में जब पुर्तगीज भारत में आए, तो उसी समय से ही भारत में विदेशी आना शुरू कर दिए थे। तो कौन कौन भाई, विदेशियों में पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। अब ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय शक्ति कमजोर हो रही थी, क्षीण हो रही थी। तो इस क्षीणता को भरने के लिए साइंस का भी एक नियम है ना जी, कि जहां हवाएं जब गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद ऊपर की तरफ उठने लगती है, तो उस हवा को भरने के लिए मजबूत यानी कि भारी हवाएं चली आती है। यही कारण यहां पर भी हम देखते हैं, जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हो रही थी, तो केंद्रीय शक्ति कमजोर हो रही थी, तो इस रिक्तता को भरने के लिए दो शक्ति हमारे पास थी, एक विदेशी और दूसरा भारतीय मराठा के रूप में। भारतीय मराठा के रूप में और विदेशियों में भी देखा गया कि भारत में अब विदेशी में कौन शासन करेंगे, विदेशी में कौन उत्तराधिकारी बनेंगे मुगलों का। तो इन सभी में हम देखते हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी का ज्यादा योगदान हम देखते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जब वांडीवास का युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध, तो इस युद्ध के पश्चात जो फ्रांसीसियों का प्रभुत्व था वह समाप्त हो गया भारत से। अब यहां पर हम देखते हैं वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। यहां पर भी मराठों का देखते हैं। अब यहां पर एक छत्र कौन हो गया, विदेशियों में अंग्रेज हो गया। अब मराठों में हम देखते हैं कि कौन थे भाई, मराठी शक्ति किस तरह उत्कर्ष में थी और किस तरह डाउनफॉल हो गई। तो मराठा अब केंद्र की तरफ बढ़ने लगे। इसी समय नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। केंद्रीय शक्ति के कमजोरी का फायदा उठाकर वह आक्रमण करना शुरू कर दिया। और इधर से अब केंद्रीय शक्ति तो भाई उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो कौन मुकाबला करेगा, तो मराठा शक्ति। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठा शक्ति समाप्त हो गई। मराठा शक्ति समाप्त हो गई, केंद्रीय शक्ति समाप्त थी। मराठा शक्ति जो उत्तराधिकार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे वह समाप्त हो गए। अब बचे कौन, अंग्रेज। तो शासन कौन करना शुरू करेंगे, अंग्रेज। क्यों भाई, तो केंद्रीय शक्ति यहाँ कमजोर हो गई और केंद्रीय शक्ति के कमजोरी का फायदा उठाया गया मराठों द्वारा भी, अहमद शाह अब्दाली द्वारा भी। लेकिन ये सभी समाप्त हो गए और बचे अंग्रेज। तो अंग्रेजों का शासन व्यवस्था
भारत में संचालित होना शुरू हो जाएगा। आज की क्लास में इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आधुनिक भारत के आगे के टॉपिक से शुरू करूंगा।